ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा, ये आपका अभी जो प्री बोर्ड का पेपर आया था और मॉर्निंग सेशन का, उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिले नहीं करते हैं। आई एम जस्ट सॉल्विंग द पेपर फॉर यू। अगर कोई करेक्शन हो तो आप अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज। पहला क्वेश्चन है बेटा, डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगा? तो इसका आंसर है स्मॉल एंड नेगेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, स्मॉल एंड नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बायोट-सैवर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। और इसमें हम पढ़ते हैं कि बी इज परपेंडिकुलर। बी जो है वो परपेंडिकुलर होता है क्योंकि आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर होता है। तो आई करंट की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है, इसलिए वी की डायरेक्शन होगी। तो बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? करंट, वोल्टेज, पावर और मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिखता है आपको देखा आइडियल ट्रांसफॉर्मर बेटा। और जब हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात की तो हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की बात जब हम लोग करते हैं तो हम ये जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, नो एनर्जी लॉस। तो नो एनर्जी लॉस, इसका मतलब जितनी पावर आपने शुरू में दी उतनी पावर बाद में भी होगी, तो पावर सेम होगी। आपको याद होगा पावर लॉस में हम एक लॉ लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करते हैं, तो नो लीकेज। तो इसका मतलब दोनों ही चीजें यहाँ पर क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग इक्वल मोमेंटा एंटर्स इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द टू पार्टिकल्स। बेटा ध्यान से देखो तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एम वी अपॉन वी की होता है। दोनों का मोमेंटा सेम है तो इसका मतलब एम वी सेम हो गया आपके पास, एम वी सेम हो गया, बी भी सेम है, बी भी सेम है, इसलिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया। और जहां तक बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज है, दोनों पे प्लस ई ही चार्ज होता है, इसलिए दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए रेडियस भी सेम हो गया। तो R1 is to R2 इक्वल टू 1 is to 1। ये इसका आंसर होगा। ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक चार्ज ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर रहा है। बेटा इन सरफेसेस को देखो, इन सभी सरफेसेस में ए और बी का पोटेंशियल सेम दे रखा है। ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल 40 वोल्ट है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई इनके बीच का? 20 वोल्ट का है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, ये देखिए आप सभी, मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट आपके लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ। यस, दिस इज द सेकंड पार्ट जो मैं आपके स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, राइट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है द वर्क डन इन फिगर 1 इज द ग्रेटेस्ट, वर्क डन इन फिगर 2 इज लीस्ट, वर्क डन इन फिगर 1, 2 and 3 इज सेम, वर्क डन इन फिगर 3 इज ग्रेटर देन दिस। तो आप समझिए वर्क डन ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नोट का फॉर्मूला होता है बेटा वी बी माइनस बी ए। और क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस सब केस में सेम है, इसलिए डब्ल्यू ए बी भी सब में सेम आएगा। तो डब्ल्यू ए बी सब में सेम आएगा। तो ये आपका आंसर सी रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क डन टू मूव पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रिंग held in the region where electric potential is
सेम। तो अभी हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा था, W जब आप मूव करते हो पर यूनिट चार्ज तो वो VB माइनस VA होता है, और क्योंकि रिंग इक्वी पोटेंशियल है इसलिए ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, तो डिफरेंस 0, तो W कम्स आउट टू बी 0। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 10 capacitors each of capacitance 1 microfarad are connected in parallel to a source of 100 volt, total energy stored in the system। देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि जो टोटल एनर्जी है, या तो मैं हर एक कैपेसिटर की अलग अलग एनर्जी निकाल के जोड़ूं या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकाल दूं, तो हाफ CPV²। 10 कैपेसिटर है, हर एक का 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटी है, तो पैरेलल में तो सिंपली सारे ऐड हो जाते हैं, तो CP कम्स आउट टू बी 10 माइक्रोफैराड। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V²। 100 वोल्ट से कनेक्ट है तो 100 इंटू 100। आप इस पूरी कैलकुलेशन को देखो, 2 2 4 और 1 5, तो 5 जीरो गई तो 10⁻⁻1 हो गया, तो 1/2 इंटू 10 यानी कि 1/20 जूल, 1/20 जूल। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देखो, कन्वर्ट करके देखो, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 जूल हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ये आपका आंसर है डी। डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज X। XC का फॉर्मूला 1/ωc होता है, 1/2 पाई न्यू C। तो इस वक्त ये वैल्यू आपको दे रखी है X। अब कहता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डबल, C को हमने 2 टाइम्स कर दिया, और फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल कर दिया, न्यू को 3 टाइम्स कर दिया। तो आपसे पूछता है रिएक्टेंस कितना होगा। आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, तो 2 ये बन जाएगा 1/2 पाई इंटू 2 न्यू इंटू 3C, तो ये 1/6 इंटू 1/2 पाई न्यू इंटू C, तो 1/6 इंटू इस वैल्यू को X दे रखा है, तो X/6 इज द आंसर। 7th क्वेश्चन का आंसर A आएगा। 8th क्वेश्चन, a thin circular metal ring of area A is held perpendicular to a uniform magnetic field of induction B. A small cut is made in the ring and a galvanometer is connected across its end। ये एक रिंग दे रखा है, इसके बीच में कट था, इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया इसका A है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है, कुछ भी मान लो आप इसको, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इसका R दे रखा है बेटा। When the ring is switched in time delta t to 0 area। अब इसने कहा कि हमने रिंग को ना खत्म कर दिया, इसका पहला एरिया A था और फाइनल एरिया हो गया 0। फाइनल एरिया हो गया बेटा 0, फाइनल एरिया हो गया 0। तो पूछा है चार्ज कितना होगा। सबसे पहले देखो, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है। डेल्टा फाई इक्वल टू, आप सभी जानते हो कि जो ईएमएफ बनता है वो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी से होता है E, और क्योंकि यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एरिया के चेंज होने से हो रहा है, तो B इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। आप सभी जानते हो I जो होता है वो E/R होता है। मैं वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, B इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इंटू R, और I होता है Q बाय डेल्टा टी। तो B डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इंटू R, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, और डेल्टा ए कितना है, पहला एरिया A है, बाद वाला 0, तो चेंज इन एरिया A के बराबर है, तो चार्ज आ जाएगा B इंटू ए बाय आर। ये इसका आंसर रहेगा, B इंटू ए बाय आर। B इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। Two particles A1 and A2 of masses M1 and M2 have the same de Broglie wavelength। दो पार्टिकल हैं, दोनों की वेवलेंथ बराबर है, लैम्डा A इक्वल टू लैम्डा B। de Broglie होता है H/mv, तो H/mv A इक्वल टू H/mv B। ओके, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया, ये आपको दे रखा है। Have the same, then their momentum same। अब ध्यान से सोचो,
जब ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो फिर सीधी बात है कि ये दोनों भी सेम होंगे, ये दोनों भी सेम होंगे, तो यही इसका आंसर भी है, बाकी और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो 9th का ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, GE germanium is doped with bismuth due to doping। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी इसको थोड़ा ध्यान से सोचेंगे। तो इसमें कहता है कि जर्मेनियम बिस्मुथ के साथ, बिस्मुथ पेंटावेलेंट है, अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब एन टाइप होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ता है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से सोचूं तो इसका आंसर बी बनता है भाई, इसका आंसर क्या बनता है? बी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बिस्मुथ का साइज जर्मेनियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जर्मेनियम लैटिस जो है वो डिस्टोर्ट भी करेगा। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है। आप अपने लेवल पर इसको सोचकर देख लीजिएगा। मैं प्रेफरेंस बी को दे रहा हूं अगर मैं इम्प्योरिटी के हिसाब से सोचूं, लेकिन इससे बेटर आंसर ए भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि बिस्मुथ जो है ना ट्राइवेलेंट की तरह भी काम करता है कई जगह पर, तो इसलिए इसके अंदर ये श्योरिटी नहीं है कि कौन सी चीज इस पर इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी अगर हम इसको नेचर वाइज पेंटावेलेंट सोचें तो हम ऐसे भी इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 11th क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आपके पास मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन को डिस्प्ले कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहा हूं बेटा मैं आपके लिए। एक क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यस, हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, आप स्क्रीन पर राइट साइड स्क्रीन पर देखते रहिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। बेटा कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, -40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा यह हुआ है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था पहले, अब उसको 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, तो अब ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया, यानी कि दूसरे केस में यू हो गया -20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि द डिस्टेंस थ्रू विच इमेज शिफ्ट, तो इमेज कितना मूव करेगी? तो बेटा आप पहली इंफॉर्मेशन से पहला V1 निकाल लो, दूसरी इंफॉर्मेशन से दूसरा V2 निकाल लो। मैंने कैलकुलेशन आपके राइट हैंड साइड में शो कर रखी है। पहले केस में जो V आ रहा है 40 सेंटीमीटर के हिसाब से, वो -60 सेंटीमीटर आ रहा है। अब चेक कर लीजिएगा, पहली कैलकुलेशन से जो आंसर आ रहा है वो -60 आ रहा है, आई थिंक इसमें -24 आ रहा है, -24 आ रहा है, बाद वाले से -60 आ रहा है। इसका मतलब पहले केस में जो इमेज है आपकी वो यहाँ स्क्रीन से 24 सेंटीमीटर दूर थी, तो दूसरे केस में वो 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो 36 सेंटीमीटर दूर चली गई मिरर से, यही इसका आंसर होना चाहिए। 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्केव मिरर। डी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंडीशन ऑफ फॉर डिफ्रैक्शन टू बी ऑब्जर्व्ड इज, बेटा ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम लोग बताते हैं कि डिफ्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपेरेबल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, तो इसका आंसर ए रहेगा। अब आ रही है अजर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन। बेटा अजर्सन रीजनिंग, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेजेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आप अपने बॉटम पे देखिए पेपर के, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बेटा बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो पता क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिगुअस सिचुएशन है बेटा हमारे लिए। हम कई बार ये कहते हैं कि ऐसा होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्चुअल मान लें, ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल मान लें तो इमेज बनाया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट को क्या कर लें, वर्चुअल मान लें तो इमेज बनाया जा सकता है।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखें तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो बेटा ये स्टेटमेंट जो है प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से देखना सभी, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज, उस स्टेटमेंट के हिसाब से देखे तो फॉल्स है। लेकिन अगर हम रियल में सोचें तो रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म बाय एक्चुअल कन्वर्जन, रियल इमेज में हमेशा एक्चुअल कन्वर्जन से मिलती है, अगर रे एक्चुअली मीट करें तो होगा। तो अगर मैं उस स्टेटमेंट को देखूं तो बेटा कि भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल बनाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट से देखें, एक्चुअल कन्वर्जन से देखें, तो बेटा ये ट्रू है, ये ट्रू है। मैं आपको दोनों आंसर बोल देता हूं। दूसरा, वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ए रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कैन नॉट, अभी मैं पहली स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इसलिए ये चीज भी गलत है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत है। ओके, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचो तो हम कहते हैं कि भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, उस हिसाब से ये गलत है। ठीक है, तो बस सीधा आंसर हम एक बात करते हैं, मैं उलझाता नहीं हूं आपको, हम सीधी बात पर करते हैं। प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज, फॉल्स, दे कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एन ऑब्जेक्ट, कर सकती है, फॉल्स। तो एक आंसर तो ये है कि दोनों ही फॉल्स है, डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर रियल कॉन्सेप्ट की बात सुनो तो मुझे जो लगता है इस क्वेश्चन में कि रियल इमेज हमेशा जो है एक्चुअल कन्वर्जन से मिलती है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वो फ्री स्पेस में होती है, दिखाई जरूर देती है, तो उस हिसाब से ये चीज लगती है। तो जैसा आपको ठीक लगे हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करके चलते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग ए बार मैग्नेट इनटू टू पीसेस। बिल्कुल ठीक है, एक बार मैग्नेट को दो पीसेज में हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक है। व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी हाफ। बिल्कुल ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए आधी हो जाएगी क्योंकि लेंथ आधी हो जाएगी बेटा, पहले ये 2L थी तो अब ये L हो गई, तो L आधा हो गया, इसलिए M जो होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू पोल लेंथ होता है, तो लेंथ आधा हो गया तो M भी आधा हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन B इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर B रहेगा, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्प्ले करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, so here is the next one। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट एजर्शन रीजनिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल टॉप पे देखिए, एमिटेड बाय फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ट्रू है बेटा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज पॉसिबल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये गलत है, आप सभी जानते हो, किसी भी मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी उससे कम होगा तो एमिशन नहीं होता, तो आर गलत है और ए ट्रू है, तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस डिफ्यूजली रिवर्स करंट फ्लो नोन एज रिवर्स करंट। बिल्कुल ठीक है, रिवर्स बायस में बहुत कमजोर करंट फ्लो होता है बेटा, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। रीजन भी कुछ ऐसा ही है, इन रिवर्स बायस कंडीशन माइनॉरिटी कैरियर कैन क्रॉस द जंक्शन, यानी कि उसमें करंट इसी वजह से होता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और सेकंड स्टेटमेंट एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ए रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सभी, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। किसी वायर का 20 डिग्री सेल्सियस से कोई रेजिस्टेंस आर है, तो एक टेम्परेचर है जहां उसका रेजिस्टेंस हो गया 2R, जहां उसका टेम्परेचर हो गया बेटा 2R। तो आपको कहता है कि बताइए
वो टेम्परेचर कितना है, और अल्फा दे रखा है आपको 4 इंटू 10 की पावर -3, ये दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2R माइनस आर, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर है, और चेंज इन टेम्परेचर आप डेल्टा टी ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ डेल्टा टी की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 2R से R कट गया तो 1 बाय अल्फा हो गया। अल्फा का वैल्यू 1/4 इंटू 10 की पावर -3 है, 10 का -3 ऊपर जाएगा तो 1000/4 हो गया, यानी कि 250। डेल्टा टी कितना है, T -20, तो T कम्स आउट टू बी 250 + 20, 270 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर रहेगा। दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। A long solenoid with 15 turns per centimeter, एक सोलिनॉइड है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 15 टर्न पर सेंटीमीटर, इसके पर मीटर बना लो तो 1500 टर्न्स पर मीटर हो गए एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। हैव ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर एक लूप है जिसका एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। इनसाइड नॉर्मल टू एक्सिस, इस एक्सिस के नॉर्मल रखा हुआ है बेटा। इफ द करंट कैरी द सोलिनॉइड चेंजेस फ्रॉम दिस, तो करंट जो चेंज हो रहा है वो 2 से 4 एम्पियर, यानी कि 4 - 2 यानी कि 2 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है। और टाइम जो लग रहा है dt वो 0.1 सेकेंड लग रहा है। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब समझो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब जब जानते हो E इक्वल टू d∅dt होता है बेटा, मैग्नीट्यूड के पॉइंट d∅dt होता है। अब यहाँ जो चेंज हो रहा है करंट सोलिनॉइड में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है बेटा। पहला मैग्नेटिक फील्ड I1 करंट से था और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड I2 करंट से। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 Ni, तो पहला करंट हो गया μ0 Ni1 और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0 Ni2। तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ डेल्टा बी, वो हो गया μ0 n इंटू I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। तो आप इसको μ0 n इंटू डेल्टा आई कह लो, तो डेल्टा बी ये हो गया। तो E क्या हो गया, d/dt b इंटू ए, तो b कॉन्स्टेंट है इंटू da/dt, ओके da, और मैं गलत बोल रहा हूं, a कॉन्स्टेंट है इंटू dv/dt, राइट, dv/dt। a कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू dv कितना है μ0 n इंटू डेल्टा आई, μ0 n इंटू डेल्टा आई, ओके, अपॉन dt डेल्टा टी। ये डी और डेल्टा में थोड़ा कंफ्यूजन मत करना बेटा, मेरी हैबिट है थोड़ा सा इस तरह से लिखने की। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, μ0 4/10⁻⁷ है, n आपको दे रखा है 1500, डेल्टा आई 2 ले लीजिए, डेल्टा टी 0.1, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर लेना। मैंने थोड़ा सा इस पाई को 3 लेके, आप राइट हैंड साइड में देखो तो कैलकुलेशन किया है, एग्जैक्ट आंसर कहीं 7.5 के आसपास आएगा। अगर आप 3.14 लेंगे, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, आप में से हो सकता है कोई सोचे सर ये एनबीए होता है, तो ये एन नंबर ऑफ टर्न्स इस लूप के लेने हैं। जब आप प्लस में एन लेते हो और यहाँ एक ही लूप है इसलिए इसको 1 ही लेंगे। ये एन सोलिनॉइड के लिए है, इसलिए इस एन का रोल सोलिनॉइड के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is the next one. A right angle crown glass prism with critical angle 41 degrees placed before an object PQ in 2 positions। बेटा इसे ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन आपके लिए मैंने रीड कर रखा है, आप इसे देख लीजिएगा। ये है 41 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल है, राइट। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे, आपसे ये पूछा है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये ऐसे रखा हुआ है, ये P और ये Q। अगर आप वे को ड्रॉ करो तो ये रे ऐसे चली, नॉर्मल इंसिडेंट हुई तो सीधी चली गई। जब ये यहाँ इंसिडेंट होगी तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, जो 41 से ज्यादा है,
इसलिए TIR शो कर देगा। यहाँ इंसिडेंट होगा तो ये एंगल फिर 45 होगा, तो 41 से ज्यादा फिर TIR शो कर देगा, तो ये रे यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही इस रे के साथ सोचोगे तो ये रे ऐसे चलेगी। ओके, नीचे वाली रे ऊपर चलेगी और ऊपर वाली रे नीचे आ गई, तो ये ऐसे इमेज बनेगा P', Q'। एंड द सेम केस इज देयर ऑन द सेकंड हाफ। अगर आप सेकंड डायग्राम को देख रहे हो, मैंने डायग्राम आपके लिए स्क्रीन पर बना रखा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये रे गई सीधी 45 पर इंसिडेंट हुई, TIR शो करके नीचे, ऐसे ये यहाँ जाएगा TIR शो करके नीचे, तो इस तरीके से इमेज बनेगा। दिस इज व्हाट द इमेज फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके और में एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एक बिल्कुल बॉटम में देखें आप पेपर के, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? बेटा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हो गई प्लस 30 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हो गई माइनस 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जब दो लेंस कॉन्टेक्ट में रखे हो तो उनकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंथ होती है वो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको बॉटम पे नजर भी आ रहा होगा। तो f कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। और आपसे नेचर पूछा है नेगेटिव फोकल लेंथ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में से डाइवर्जिंग लेंथ की होती है, तो इसका आंसर रहेगा डाइवर्जिंग लेंथ। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। पंद्रह नंबर तक हमने कर लिया था शायद, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नेक्स्ट वन। हमने 19 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है स्क्रीन पर, टॉप पर देखो। In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity at a point on the screen where path difference is lambda is a unit. बेटा इसे ध्यान से सुनना। ये कहता है कि जब मैंने एक वेवलेंथ लैम्डा यूज किया तो किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आ रही थी उसकी वैल्यू k है। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था, पाथ डिफरेंस लैम्डा था, ये कहता है कि अगर पाथ डिफरेंस λ/3 होता या फिर λ/2 होता तब इंटेंसिटी कितनी आती, ये बतानी है आपने। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट, अगर दोनों वेवलेंथ सेम इंटेंसिटी की हो तो हम लोग करते हैं 4I0 cos square π/2। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, मुझे पाथ डिफरेंस दे रखा है और हमारा क्वेश्चन जब पाथ डिफरेंस की टर्म में आता है ना, उसको पहले फेज डिफरेंस में बदलते हैं। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है बेटा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पहले केस में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो पहले केस में फेज डिफरेंस हो गया 2π/λ इंटू लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कटा तो डेल्टा फाई की वैल्यू 2π हो गई। इस फॉर्मूले में पुट करो तो I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर। अब देखो 2π का आधा, यहाँ पाई को 2π रखोगे तो 2π/2 पाई होगा। cos पाई की वैल्यू होगी -1 और उसका स्क्वायर करोगे तो ये -1 का स्क्वायर होने पे +1 हो जाएगा। तो I की वैल्यू 4I0 हो गई और आपको ये k के बराबर दे रखा है। दूसरे केस में आप यहां से डेल्टा फाई निकालो 2π/λ इंटू λ/3। लैम्डा से लैम्डा कटा तो डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई 2π/3 और आप डेल्टा फाई की ये वाली वैल्यू दोबारा से यहाँ पुट करोगे तो 2π/3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटेगा π/3 और cos π/3 हुआ 1/2 होता है, तो इंटेंसिटी आ जाएगी I' इक्वल टू 4I0 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ये वाला वैल्यू आप ध्यान से देखो ऊपर से k के बराबर है, तो I' आ जाएगा k/4, I' आ जाएगा k/4। और इसी तरीके से आप तीसरा केस कर लीजिएगा
इस केस में आई डैश की वैल्यू 0 आती है, आई डैश की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर at T equal to 0 degree Celsius and greater than 0 degree Celsius on band energy diagram। देखो हम लोग थ्योरी में एक बात पढ़ाते हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो जो एनर्जी गैप जितनी एनर्जी है वो अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए एट 0 केल्विन आप ये कहोगे कि सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, ये तो आपके पहले पॉइंट की बात हो गई, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। उसके बाद उसने कहा कि T ग्रेटर देन 0, जब T 0 से ज्यादा हो जाएगा तो कुछ एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो मे बी सम इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाए और वहां पर थोड़ी सी कंडक्टिविटी हो, तो आप ये कहोगे जब T ग्रेटर देन 0 होगा तो सम इलेक्ट्रॉन में रीच इनटू द कंडक्शन बैंड, इसलिए उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसका फर्मी एनर्जी लेवल बीच में होगा, ये आपको बताना है। उसके और में जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा आप सभी को पता है प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट आप पर छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन, डू बाय योरसेल्फ। इसका बी पार्ट देखो, 20 सेकंड का बी पार्ट, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक कंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो भाई, E कैपिटल E बाय M इंटू टॉ, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ते हैं एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। अब ध्यान से सुनना, रिलैक्सेशन टाइम घटता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है, ऐसा आप सोच सकते हैं। डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ का डेफिनेशन देना है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ, बेटा ईएमएफ को हम दो तरीके से दिखाते हैं कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो इसको ध्यान से, तो इससे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 R2 are connected in parallel। 2 सेल है भाई, इसको ध्यान से करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटेड बेस्ड क्वेश्चन है। 2 सेल है, मैं थोड़ी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। पैरेलल में कनेक्ट है, E1 R1 E2 R2, इनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ा गया। कहता है एक्चुअल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का आप सिंगल इक्विवेलेंट सेल का एक्सप्रेशन लीजिए। भाई आप सब जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर होती है, और करंट डिवाइड करता है, तो मान लो यहाँ करंट I1 है और यहाँ करंट I2 है। तो पहले सेल के बारे में अगर आप सोचो तो पहले सेल का V हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, और दूसरे सेल का V हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू निकालो। I1 की वैल्यू आएगी E1 माइनस V बाय R1, और I2 की वैल्यू आएगी E2 माइनस V बाय R2। ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। फिर टोटल करंट होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2। आप I1 और I2 का वैल्यू रख दो, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अलग अलग कर लो तो आप देखोगे E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, इकट्ठा कर लिया मैंने, माइनस V कॉमन लेके 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 कर दिया।
यहाँ से R1 और R2 एलसीएम आ जाएगा, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो R1 R2 एलसीएम आ गया, तो E1 R2 प्लस E2 R1 आ जाएगा, और इधर से आप सोल्व करोगे तो ये R1 R2 और R1 प्लस R2 आ जाएगा इधर से। ये वैल्यू आ गई I की। अगर आप I को इसके हिसाब से सोचो या फिर यहाँ से V की वैल्यू निकाल लो आप, तो V इंटू, एक बार में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। आप हर एक टर्म को, ये जो टर्म है ये वाली, इस टर्म से डिवाइड कर दो। जैसे आप हर एक टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे तो V आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, और जब इससे डिवाइड करोगे यहाँ पर तो R1 प्लस R2 बाय R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा, यहाँ R1 प्लस R2 आएगा माइनस I। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये थोड़ी कैलकुलेशन आप प्रोसीड कर लीजिएगा। जैसे आप इस कैलकुलेशन को प्रोसीड करोगे, हर एक टर्म को इससे डिवाइड करोगे, या इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा भी ठीक हो सकता है। ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैथ चेक कर लीजिए एक बार, कहीं मैथ गलत तो नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हर एक टर्म को आप एक काम करो, इस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी डिवाइड कर रहे हैं, या एक को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आ जाएगी I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। वी नो दैट V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। तो आपको समझ में आएगा ये पूरा पैरामीटर E के बराबर है और ये पूरा पैरामीटर आपका R के बराबर है। यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो डायरेक्ट का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। 23 an unknown device U is connected to an AC source. The variation of voltage, current and power in one complete cycle is shown in figure. अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। एक वेव ऐसा, एक वेव ऐसा, और आप एक और वेव देखोगे जो कुछ ऐसी है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो वेव है ना भाई, ये पावर की है, क्योंकि पावर की इक्वेशन में cos टू ओमेगा टी या sin टू ओमेगा टी आता है, यानी कि वहां फ्रीक्वेंसी डबल होती है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी डबल है। तो ये वेव तो पावर की है। उसने पूछा इसमें पावर कंजप्शन कौन सी वेव दिखा रही है, तो आप देखोगे ए साइकिल जो है वो पावर कंजप्शन दिखा रही है। एवरेज साइकिल क्या होगी, जीरो, एवरेज पावर जीरो। क्यों होगी एवरेज पावर? अगर आप इसको देखो तो इस कर्व और इस कर्व को देखो, ये कर्व इसने नेमिंग कर रखे, कुछ भी नेमिंग कर रखी हो, मान लो इसने जो ये कर्व दे रखा है डॉटेड वाला सी नाम दे रखा है, ये जो कर्व है ये ए कर्व इसको नाम दे रखा है, तो ये बी हो गया। अगर आप इन दोनों कर्व को देखो, सी को, ये यहां से ये कोसाइन वेव है, अगर आप बी को देखो तो ये साइन वेव है। इसका मतलब अगर एक करंट के लिए है तो दूसरा वोल्टेज के लिए, अगर ये करंट के लिए है तो ये वोल्टेज के लिए। तो कुल मिला के इसमें या तो वोल्टेज लीड कर रहा होगा या करंट लीड कर रहा होगा। अगर वोल्टेज लीड करता है तो ये एल सर्किट है, और करंट लीड करता हो तो ये सी सर्किट है। तो डिवाइस तो हो गया आपका एल या सी, और एल और सी में एवरेज पावर होती है जीरो, इसलिए इसका आंसर एवरेज पावर जीरो होगा और डिवाइस का नाम होगा एल या सी। आप कोई भी इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन निकाल देता हूं 24।
क्वेश्चन नंबर 24. तो 23 के और में भी एक क्वेश्चन है भाई, विजुअली इंपायर्ड क्वेश्चन के लिए. ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट लैग्स बिहाइंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय 5. ध्यान से देखो, करंट लैग कर रहा है, और जब करंट लैग कर रहा है तो कंपोनेंट एक्स जो है वो एल होगा भाई, इंडक्टर. आइडेंटिफाई द डिवाइस. डिवाइस आइडेंटिफाई कर दिया हमने, एल हो गया. करंट की इक्वेशन आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि करंट लैग कर रहा है. व्हाट विल बी द एवरेज पावर कंजप्शन? अभी पढ़ा हमने, एल और सी में तो जीरो होता है, तो एल के केस में जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर जीरो है. इफ दिस डिवाइस इज कनेक्टेड विद रजिस्टर देन हाउ अल्टरनेटिंग करंट रिलेटेड विद द वोल्टेज? तो कहता है कि अगर ये आर से कनेक्ट हो जाए, बेटा ध्यान से सोचना, तो ये आरएल सर्किट हो जाएगा. आरएल सर्किट के केस में आई की वैल्यू ई बाई जेड, और जेड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो ये तो करंट हो जाएगा, और फेज जब आप टेंजेंट फाई निकालोगे ना, इसकी वैल्यू लेस देन π/2 आएगी. बेटा ध्यान से सुन लीजिए, π/2 से कुछ और आएगी, π/4 आ सकती है, π/3 आ सकती है, कुछ भी आ जाए, तो आप यही कहेंगे कि वो π/2 नहीं होगी, बस और कुछ भी हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 24. When an ideal capacitor is charged by DC battery, no current flow. Explain however when an AC source is used, the current flow continuously. Explain this on the basis of displacement current. देखो पहले आप डिस्प्लेसमेंट करंट समझो. तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो वहां प्रोड्यूस होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम. जब हम इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो इनिशियली जब इस की को ऑन करते हैं तो एक इंस्टेंट होता है जब ये करंट जीरो से मैक्सिमम जा रहा होता है, उस वक्त यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है. उसके बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा और फिर कोई करंट फ्लो नहीं होगा. लेकिन जब हम इसे एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो एसी लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए लगातार इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी और डिस्प्लेसमेंट करंट बनता रहेगा. और मैथमेटिकली हम जानते हैं कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, तो इसलिए इसमें कंटिन्यूअसली मेंटेन होगा. तो आपको यही लिखना है कि जब हम एसी सोर्स को यूज करते हैं तो एसी सोर्स को यूज करते वक्त जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है. इसी वजह से वहां कंटिन्यूअसली सर्किट में करंट फ्लो होता रहता है. जबकि डीसी में एक बार जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद फ्लो रुक जाएगा. क्वेश्चन नंबर 25. ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ लैम्डा, दो वेवलेंथ इसके अंदर काम कर रही है, 600 नैनोमीटर की और 500 नैनोमीटर की. दो वेवलेंथ है इसके अंदर, 600 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर की. is used to obtain interference fringe in Young's double slit on a sling placed 1.2 meter away. The separation between the slits is 2 millimeter, 2 millimeter उनके बीच में गैप है. 2 into 10⁻³ मीटर ये वहां पर काम कर रहा है. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central for lambda 600 nanometer. इसके लिए आपको थर्ड xn इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन की वैल्यू 3 पुट कर दीजिएगा. सारे पैरामीटर है, पुट कर देना बेटा, इसका आंसर आएगा 1.08 मिलीमीटर. ओके. व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा? बी पार्ट बोल रहा हूं. व्हेन द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड. वो लीस्ट डिस्टेंस कहाँ है जहां पर दोनों फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगे? देखो दोनों फ्रिंजेस कोइंसाइड अगर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन और एक्सएन डैश दोनों बराबर है, यानी कि 600 नैनोमीटर के लिए जो पोजीशन आएगी वही पोजीशन 500 वाले के लिए आएगी. लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी, अगर इनमें से देखें तो कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम है, इसलिए एन लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू एन डैश लैम्डा डैश. अगर मैं एन बाय एन डैश निकालूं तो इट शुड बी लैम्डा डैश बाय लैम्डा.
मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। तो दोनों वेवलेंथ का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड होगा, इसका मतलब दोनों की पोजीशन एक जैसी होगी। एक्स एन इक्वल टू एक्स एन डैश कह लो, तो दोनों का एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी तो इक्वल टू मस्ट बी एन डैश लैम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि ये दोनों तो सेम है इसलिए कट गए। इससे हमें ये पता लग जाता है कि एन बाई एन डैश की रेशियो क्या है, लैम्डा डैश बाई लैम्डा या लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2। अगर हमने लैम्डा 1 600 को माना है और लैम्डा 2 500 को माना है, तो इसके हिसाब से आप देखो कि एन बाई एन डैश जो है वो 6:5 है, यानी कि या तो छठा जो आपका पोजीशन है मैक्सिमा का 500 वाली वेवलेंथ के लिए, ध्यान से देखना क्योंकि n 500 के लिए है, या पांचवा है 600, ये एक ही जगह पर आएंगे। तो आप पांचवें मैक्सिमा की पोजीशन निकाल दो, लेकिन वेवलेंथ लेना 600, और या छठे की निकाल दो, वेवलेंथ लेना 500। तो n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी, n 5 लेना है, लैम्डा 600 नैनोमीटर, नैनो 10⁻⁻9 हो जाएगा। कैपिटल D हमको पता ही है, गिवन है 1.2 और ये 2 इंटू 10⁻⁻3। इसको सोल्व कर देना, इसका आंसर 1.8 मिलीमीटर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, स्टेट बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी। बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट देना आपने, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। हाउ डज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेशनरी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। बी पार्ट इसका करवा रहा हूँ। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑर्बिट ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो फर्स्ट स्टेट का रेडियस दे रखा है आपको 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर, और आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि थर्ड लेवल, और हमें पता है कि थर्ड लेवल का जो रेडियस होगा वो n स्क्वायर टाइम्स होगा, यानी कि n स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे रखा है, असाइन द वैल्यू ऑफ Z एंड A। इस रिएक्शन के अंदर Z और A की वैल्यू निकालनी है। बेटा एक लॉ ऑफ, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर दो लॉ होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। तो आप नीचे वाले नंबर्स को बराबर रखो, 0 + 92 इक्वल टू Z प्लस 36 प्लस 0। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर एक तरीके से 0 होता है, तो इनको बराबर रखोगे तो यहाँ से Z का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, Z आ जाएगा 56। ऐसे ऊपर मास नंबर 1 + 235 236, 144 प्लस A प्लस, ये ध्यान से देखना ये 3 न्यूट्रॉन है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो आपने लिखना है 236 इक्वल टू 144 प्लस 3 147 प्लस A, तो ये हो जाएगा 236 इक्वल टू 144 प्लस A प्लस 3। तो इस हिसाब से जब आप A की वैल्यू निकालोगे तो 236 माइनस 147, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो शायद ये 89 आता है, ये इसका आंसर रहेगा। तो Z 56 और A 89 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे देखो क्या कहता है, इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, इन व्हाट वे इज द मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एक्सप्लेन। ये कहता है जब दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियर रिएक्शन में बराबर हैं तो फिर एनर्जी कैसे कन्वर्ट, मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। बेसिकली क्या होता है भाई, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में कुछ मास लॉस हो जाता है, जिसे आप एटॉमिक मास कह सकते हो, कुछ भी कह लीजिए, और वही एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं होता, इनका जो डिफरेंस आता है वही बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट अरेंजमेंट टू स्टडी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का क्वेश्चन है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स सिलिकॉन डायोड का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देना है, माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज इन रिवर्स बायस। आपने इन दोनों को बताना है। माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन का मतलब है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स
फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान कैसे पहुंचते हैं ये बताना है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिवर्स बायस में बताना है, जहाँ पे वो अचानक करंट बढ़ जाता है उसको, जिसे आप ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेट ब्रीफली द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताना है आपने, डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर का एक्सप्लेनेशन देना है। कैन द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस ए पीएन जंक्शन बी मेजर्ड बाय सिंपली कनेक्टिंग ए वोल्टमीटर अक्रॉस जंक्शन। तो आंसर ये कहता है कि क्या हम जो बैरियर वोल्टेज डेवलप होता है पीएन जंक्शन के अक्रॉस, क्या हमको बैटरी वोल्टमीटर लगा के मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है नो। इसका कारण कई कारण हो सकते हैं। आप कहोगे जंक्शन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, पहली बात। वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस बहुत कम होता है, उसे नहीं मेजर कर पाते। और फ्री चार्ज कैरियर भी नहीं होते, इसलिए मूवमेंट जो है वहाँ वोल्ट मीटर के अंदर से चार्जेस का होता ही नहीं है, तो वी आर अनएबल टू मेजर दैट। इसके बाद बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर आप सभी के पास होगा, मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसके कई क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। व्हाट हैपन टू द कैपेसिटेंस द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के इज इंजर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो क्या होता है, कैपेसिटी हो जाती है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के टाइम्स हो जाती है, तो कैपेसिटी 2 गुना हो जाएगी, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी एंड चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड। देखो हम लोग पढ़ते हैं व्हेन सोर्स इज कनेक्टेड एंड सोर्स इज डिसकनेक्टेड। जब सोर्स डिसकनेक्ट होता है तो चार्ज विल रिमेन सेम एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंजर्टेड इन इट, देन फॉर द कैपेसिटर क्या रहता है, अगर डाइलेक्ट्रिक डालते तो क्या होगा, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। पहला ही ऑप्शन ठीक नजर आ रहा है, तो ये इसका आंसर है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड पार्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मेटल प्लेट्स। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज फ्रॉम 4 माइक्रोफैराड टू 80 माइक्रोफैराड ऑन इंट्रोडक्शन इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम इज, देखिए हम ये जानते हैं कि जब मीडियम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई मीडियम डालते हैं तो कैपेसिटी हमारी के टाइम्स हो जाती है। तो आप देखो ये 4 से बढ़ के 80 हो गई, इसका मतलब ये 20 टाइम्स हो गई, तो 20 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई हैव द सेम ए प्लेट एरिया एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम, हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, वाई कंटेन्स ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ के इक्वल टू 4, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड। देखो एक कैपेसिटर तो एयर के साथ है, एक मीडियम के साथ है, तो हमें पता है कि अगर इसकी कैपेसिटी से है तो इसकी कैपेसिटी के टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 4C हो जाएगी। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 C1 की वैल्यू को C ले लो, C2 की वैल्यू को 4C ले लो, ये सारे वैल्यू इसमें पुट करके इसे सोल्व करो तो C कम्स आउट टू बी 5। अगर C 5 है तो 4C 20 होगा, तो इसका आंसर होगा 5 एंड 20 माइक्रोफैराड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है बेटा, तो इसके क्वेश्चन देख लीजिए सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर में दोनों आते हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डायरेक्ट। क्वेश्चन है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव इज। तो इसके तीनों ही इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं बेटा, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज एनर्जी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, तो E इक्वल टू एच न्यू होता है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बना लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, और डिवाइडेड बाय एच कर लो, E इक्वल टू एच न्यू। इसको सोल्व करो तो ये आंसर आता है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ए विल बी द आंसर फॉर दिस वन। द वर्क फंक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल इज गिवन बाय दिस वन, which of these metal will give the photoelectric emission, will not give the photoelectric emission for radiation of wavelength 2700 angstrom। तो बेटा आप इससे ये पता लगाओ कि इस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है और उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेना, इक्वल टू Sc/λ, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप डिवाइड कर देंगे।
जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू लगभग 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। इसका मतलब मैंने जो फोटोन डाला है उसकी एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि यहाँ पर 3 मेटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इससे कम है और एक ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाला है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा। तो Ni निकल इज द आंसर फॉर दिस वन। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी इज शोन बाय बोथ लाइट एज वेल एज मैटर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम का बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको निकाल कर देना है, मैं इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ये आप अपने आप कीजिएगा। नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन, इट इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस म्यू इक्वल टू 1.47 डिसअपेयर इन ए ट्रफ ऑफ लिक्विड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? कुड द लिक्विड बी वाटर? तो बेटा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उतने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इमर्ज करते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाता है। तो डायरेक्ट आंसर आप दीजिए 1.47 ही रहेगा। और ये वाटर नहीं है क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है जो ये नहीं है, यहाँ पर 4/3 होता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है लीस्ट डिस्टेंस पर मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये। ओके, मैं इसका न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए सोल्व कर देता हूँ। द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आई पीस इज 5, ME 5 है, M 20 है। माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ए सर्टन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस और इज ऑब्जर्व टू बी 14 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है बेसिकली, हम इसको L मानते हैं। इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20 सेंटीमीटर, जिसे हम 25 मानते थे, इस क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, M टोटल मैग्निफिकेशन 20 दे रखा है, ME 5 दे रखा है। आपको दोनों का फोकल लेंथ निकालना है। आप ध्यान से सोचो तो हम जानते हैं कि M इक्वल टू ME इंटू M नोट होता है। M 20 है, ME 5 है, तो M नोट 4 आ गया। ये बात सिंपल हो गई भाई। अब हमें ये भी पता है कि M इक्वल टू 1 प्लस D/FE होता है। तो ME 5 है, 1D20 है, FE अगर इसमें पुट करते हो तो सीधा FE का वैल्यू आपका यहाँ से सोल्व करोगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस तो होगी 5 सेंटीमीटर। अब आप इस फोकल लेंथ को यूज करके लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आई लेंस के लिए v को 20 ले लीजिएगा, -20 लेकर f को +5 लेते हुए u की कैलकुलेशन करना, तो u कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। अब हमें आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की दूरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर है, तो ये वाली दूरी आपकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, जो कि V नोट होता है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे V नोट 10 सेंटीमीटर पता लग गया। अब मुझे F नोट निकालना है और MO मुझे पता है 4, जो कि नेगेटिव होता है। तो M इक्वल टू -4 और ये फॉर्मूला लगा लिया हमने, मैग्नीफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। M इक्वल टू 1 माइनस V बाई F नोट लगा दो। M का वैल्यू -4, 1 माइनस VO आपने अभी निकाला बेटा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बाई F नोट, इसको सोल्व कर लो 2 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, हालांकि वो ठीक नहीं होगा, शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन आप चाहो तो आप ऐसे सोच सकते हो। M इक्वल टू ME इंटू M नोट होता है और MOL/FO लिखते हैं हम इंटू 1 प्लस D/FE, ये फॉर्मूला होता है। आप इनको कंपेयर करके भी F नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, जो थोड़ी डिफर आती है। अब आपके टीचर्स या जो भी लोग इसे देख रहे हैं वो अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 सेंटीमीटर ही है। अगर कोई इससे कंपेयर करें तो हम उसको एडवांटेज दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये सब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, हाउ इज द फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टेड इफ सीट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये इनफाइनाइट प्लेन सीट है तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड रहेगी, इसमें रेडियली इनवर्ड रहेगी। दूसरे केस में नेगेटिवली चार्ज है। आप क्वेश्चन पढ़कर इसे देख लीजिएगा। ये बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इनको आप अपने लेवल पर कर लेना, आपको हर बुक के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ है कि इन वेक्टर फॉर्म एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग विच इट एक्ट। टॉर्क की डायरेक्शन क्या बतानी है, तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, ये आपको बताना है।
ये गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सीधा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ। कहता है गैल्वेनोमीटर, मैंने आपके लिए ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, मैं आपको बोल देता हूँ क्या कह रहा है ये कहता है गैल्वेनोमीटर है, उसको हमने पहले एक V वोल्ट का वोल्टमीटर बनाया, तो रेजिस्टेंस यूज किया R1। फिर मैंने V/2 रेंज का बनाया तो रेजिस्टेंस किया R2। तो कह रहा है कि अगर मैं 2V वोल्ट का बनाऊं तो R1 और R2 के बीच में G की वैल्यू क्या होगी, ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आप इक्वेशन बनाओ। देखो हम जानते हैं कि V = IG × G+R होता है, तो पहले वाले के लिए G+R1 हो गया, दूसरे की रेंज V/2 है इक्वल टू IG × G+R2 हो गया, तीसरे के लिए इक्वेशन बन गई 2V = IG × G+R। एक R की वैल्यू निकालनी है आपको, एक G की वैल्यू निकालनी है R1 और R2 की टर्म में। अब थोड़ा मैथ है ये, अब कुछ भी करिए यहाँ पर इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, इन दोनों की रेशियो ले दी, रेशियो लेके इसे सोल्व किया और सोल्व करके G का वैल्यू ये आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप अपने लेवल पर ठीक कर लेना। G का ये वैल्यू मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, और इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद मैंने ये G का वैल्यू बेटा पहले वाली इक्वेशन में पुट किया है, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद मैंने यहाँ से IG की वैल्यू निकाल दी। IG कैलकुलेट करने के बाद फिर IG और G दोनों की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। ये लास्ट वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इसमें पुट करने के बाद एक सोल्व किया और सोल्व करने के बाद R आ गया। इसे आप अपने लेवल पर सोल्व कर लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द पेपर। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लास्ट ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन है, आप इसे अपने लेवल पर सोल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।